नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, अब तक आपके पास यह खबर पहुंच चुकी होगी कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी को 2 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है और इस बात की सख्त चेतावनी दी है कि 7 दिनों के अंदर अंदर आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और वो तमाम मीडिया पोस्ट जिसमें आपने अनर्गल आरोप लगाए हैं उसे सोशल मीडिया से हटा लें और नहीं तो कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हुए। आपको हम बता दें कि अरूप चटर्जी ने ढुल्लू महतो पर करीबन करीबन 40,000 करोड़ की बेनामी संपत्ति रखने का आरोप लगाया था। ढुल्लू महतो के बारे में उन्होंने कहा था कि इनका प्रिंस खान से संबंध है और इस मामले की शुरुआत होती है एक फ्लाईओवर को। दरअसल निरसा में जिस एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण होना है करीबन करीबन उसमें 470 करोड़ रुपए खर्च किए जाने। ढुल्लू महतो ने कहा इस फ्लाईओवर के निर्माण में जानबूझकर अरूप चटर्जी के द्वारा रोड़े अटकाए जा रहे हैं। पूरा कमीशन का खेल है। ऐसी कमीशन नहीं मिलने के कारण इस तरह की बातें की जा रही है और यहीं से विवाद की शुरुआत हुई। और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि अरूप चटर्जी ने दावा कर दिया कि 470 करोड़ का बेनामी संपत्ति ढुल्लू महतो के पास है और इसके साथ ही प्रिंस खान से उनके संबंध हैं और यह जो लड़ाई है अब मानहानि तक पहुंच गई और मानहानि का नोटिस भेज दिया गया। देखना होगा अरूप चटर्जी इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन एक सवाल जो लोगों को चकरा रहा है और लोगों के दिमाग में सुलग रहा है, आखिर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और अरूप चटर्जी के बीच तकरार इतनी बढ़ गई, मानहानि तक बात चली आई, लेकिन भाजपा का कोई विधायक या कोई नेता रांची से लेकर धनबाद तक ढुल्लू महतो के पक्ष में कोई बयान नहीं दे रहा है, समर्थन करता हुआ नहीं दिख रहा है और कहीं ना कहीं धनबाद से लेकर रांची तक एक खामोशी की चादर पसरी हुई है और पूरी लड़ाई ढुल्लू महतो अकेला लड़ते नजर आ रहे हैं। तो इसके पीछे का कारण क्या है और क्या ढुल्लू महतो को पिछड़ी जाति से आने की सजा दी जा रही है? दरअसल आपको याद हो कि लोकसभा चुनाव के दरमियान ढुल्लू महतो ने मजबूती से अपना पिछड़ा कार्ड खेला था और उन्होंने कहा था तब अपने ही पार्टी के नेताओं को कि एक गरीब के बेटा को टिकट मिला है, एक पिछड़ा के बेटा को टिकट मिला है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या वो दर्द अभी भी समाप्त नहीं हुआ है? और क्या ढुल्लू महतो से दूरी इसलिए बनाती हुई भाजपा दिख रही है कि वे पिछड़ी जाति से आते हैं? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि धनबाद की पूरी जो पॉलिटिक्स रही है अगड़ी जातियों के हाथ में रही है, वहां की इकोनॉमी अगड़ी जातियों के हाथ में रही है। दरअसल 1976-77 में जब कोयले का नेशनलाइजेशन होता है और तमाम जगह के लोग धनबाद पहुंचते हैं, उसमें प्रवासियों की एक बड़ी भीड़ होती है, एक बड़ी आबादी होती है और उस प्रवासियों के कारण धनबाद का पूरा डेमोग्राफिक चेंज होता है और इसके साथ ही उसकी पॉलिटिक्स भी बदल। कोयला कोयला से पूरा जो कारोबार रहा उस पर अगड़ी जातियों का वर्चस्व रहा, वो चाहे परिवहन का हो और दूसरे रूप कोयले से जुड़े दूसरे धंधे हो, सब कुछ अगड़ी जातियों के हाथ में रहा। और धनबाद की सियासत और धनबाद के 6 विधानसभा का आप यदि नजर डाले, बाघमारा, सिंदरी, निरसा, टुंडी, ये तमाम जो 6 विधानसभा हैं, इस पे आपको बाघमारा, टुंडी, सिंदरी, टुंडू, इन सभी पर आपको पिछड़ी जाति के चेहरे तो जरूर मिलेंगे, लेकिन राजनीति की पूरी ताकत कहीं ना कहीं अगड़ी जातियों के हाथ में रही और लोकसभा का सीट एक लंबे अरसे से अगड़ी जातियों के पास रहा, भाजपा के पास रहा और अगड़ी जातियों के पास रहा। लेकिन ढुल्लू महतो ने इसे तोड़ने की कोशिश की। बाघमारा से वो निकलते हैं, बाघमारा में भी ढुल्लू महतो अपने बूते चुनाव जीतते रहे हैं। 2009 में वो झारखंड विकास मोर्चा के बैनर चले जीतते हैं, 2014-2019 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतते हैं और 2024 में अपने भाई शत्रुघ्न महतो को चुनावी अखाड़े में उतारते हैं। तो कहा जा सकता है कि ढुल्लू महतो की जो सफर की शुरुआत हुई है
वो अपने चेहरे के बूते हुए और उस इलाके में वो मजबूत और दबंग पिछड़ा चेहरा माने जाते, तो क्या ढोलू महतो की इसकी सजा मिल रही है? और जिस तरीके से धनबाद में ट्रेड यूनियन का कारोबार रहा, इसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल जिस तरह कोयले से जुड़ा पूरा व्यापार पर अगड़ी जातियों का कब्जा रहा है, ठीक उसी तरीके से मजदूर यूनियन कि पूरी पॉलिटिक्स भी अगड़ी जातियों के हाथ रही है। एक के रॉय, जिन्हें देश का चर्चित मजदूर नेता माना जाता है और आज भी लोग उनका नाम सम्मान से लेते हैं, जिन्होंने एक सन्यासी के रूप में राजनीति की, एक झोपड़ी में बैठकर राजनीति की, पूरे देश के ट्रेड पॉलिटिक्स में, ट्रेड यूनियन की पॉलिटिक्स में मजदूर नेता के रूप उनकी सादगी का और उनके समर्पण का सम्मान किया जाता है। लेकिन एक सच यह भी है कि ए.के. राय भी अगड़ी जाति से आते थे और तमाम दूसरे ट्रेड यूनियन को समझें आप वहां, संजीव सिंह जनता मजदूर संघ कुंती गुट, पूर्णिमा नीरज सिंह का जनता मजदूर संघ बच्चा गुट, अनूप सिंह का राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर संघ। तो तमाम जो ट्रेड यूनियन है वह अगड़ी जातियों के हाथ में, तमाम कोयला का कारोबार अगड़ी जातियों के हाथ में, राजनीति में वर्चस्व अगड़ी जातियों का। और उस किले से ढोलू महतो लगातार गर्जना करते रहते हैं और उनके निशाने पर कभी राज सिन्हा होते हैं, तो कभी संजीव सिंह होते हैं और कभी सरजू राय होते हैं और दूसरे तमाम अगड़ी जाति के नेता। इस हालत में जब ढोलू महतो पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं और ढोलू महतो अपने तरीके से उसका जवाब दे रहे हैं, 400 करोड़ रुपए के संपत्ति का आरोप उन पर है। वे कहते हैं यदि इतना पैसा होता मेरे पास तो मैं बाहर चला जाता, देश छोड़कर चला जाता। तो क्या उन पर लगने वाले सारे आरोप बेबुनियाद हैं? यदि बेबुनियाद हैं तो भाजपा की ओर से, भाजपा के नेताओं की ओर से इसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? ये क्यों नहीं कहा जाता, वो चाहे राज सिन्हा हो, रागिनी सिंह हो, तमाम जो चेहरे हैं वहां या रांची में हैं, ये दावा क्यों नहीं करते कि ढोलू महतो पर तमाम जो आरोप लग रहे हैं अनर्गल हैं, बेतुके और यदि खामोश हैं, इस खामोशी का मतलब क्या है? क्या जिस तरीके से ढोलू महतो ने लोकसभा चुनाव के दरमियान ये आरोप लगाया था कि एक गरीब के बेटा को, एक पिछड़ा के बेटा को भाजपा ने टिकट दिया है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, क्या उसमें सच्चाई? ढोलू महतो अब इसे खुल कर क्यों नहीं? ढोलू महतो के सवाल पर धनबाद से लेकर रांची तक भाजपा के नेताओं के बीच एक खामोशी है, एक खामोशी की चादर पसरी हुई है। आप उनसे सवाल कीजिए ढोलू महतो को लेकर, वे अनमने ढंग से जवाब दें। कोई मजबूती के साथ ढोलू महतो के साथ खड़ा होना नहीं चाहता है और यह सच है। ढोलू महतो धनबाद की पॉलिटिक्स में अकेला पड़ चुके हैं, अकेले दम पर लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन क्या 2029 के लोकसभा चुनाव में ढोलू महतो को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी? या ढोलू महतो ने जिस तरीके से 2024 में पिछड़ा कार्ड खेलते हुए अपनी जीत सुनिश्चित की थी, इस बार भी वह वही फार्मूला आजमाएंगे? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या 2029 तक धनबाद की पूरी सियासत बदलती नजर आएगी? मैं जब पूरी सियासत कह रहा हूं तो उसका मतलब है ढोलू महतो की सियासत। जिस तरीके से ढोलू महतो लगातार सुर्खियों में है और जिस तरीके से भाजपा के अंदर ही उनके खिलाफ गुटबाजी तेज हो रही है, तो क्या 2029 में भाजपा एक बार फिर से ढोलू महतो पर दांव लगाएगी या फिर उसे इस बात का एहसास होगा कि धनबाद जो अगड़ी जातियों का किला रहा है उसमें उसने एक पिछड़ी जाति से आने वाले चेहरे को उम्मीदवार कर कहीं भूल कर दी है और वह नए उम्मीदवार की खोज करेगी। और यदि खोज करेगी, उस हालत में ढोलू महतो की भूमिका क्या होगी, यह भी समझने वाली बात होगी। क्योंकि ढोलू महतो, जैसा कि मैंने कहा, बाघमारा से आते हैं और बाघमारा से आते हैं तो उन्होंने जीत हासिल की थी झारखंड विकास मोर्चा से, बाद में एंट्री उनकी होती है भाजपा से। बाघमारा के वे मजबूत नेता माने जाते हैं। यह माना जाता है कि बाघमारा सीट पर
ढुल्लू महतो को पराजित करना लोहे के चने चबाना है। कांग्रेस की ओर से मोर्चे पर तैनात किए गए जलेश्वर महतो काफी अंतर से पीछे छूट जाते। तो इतना स्वीकार करना पड़ेगा कि धनबाद की पॉलिटिक्स में ढुल्लू महतो पिछड़ी जातियों का एक मजबूत नेता बनकर सामने आए हैं और इसके कारण भाजपा के अंदर भी छुपे रूप से ही सही उनका विरोध है। ढुल्लू महतो अपने स्टाइल में पॉलिटिक्स करते हैं, अपने स्टाइल में स्टेटमेंट देते हैं, अपने स्टाइल में वे आक्रामक तेवर अपनाते हैं। वो जितनी तेजी के साथ, जितनी उग्रता के साथ हिंदुत्व का कार्ड खेलते हैं, उतनी ही बेहतरीन तरीके से पिछड़ा कार्ड भी खेलते हैं और कहीं ना कहीं पिछड़ी जातियों को यह मैसेज देने में वे सफल रहे हैं कि यदि भाजपा में उनका विरोध हो रहा है और भाजपा के नेता ही उनका विरोध करते रहे हैं तो उसका कारण उनका पिछड़ा होना है और यह बात ढुल्लू महतो ने कभी छिपाई नहीं है। तो क्या ढुल्लू महतो को इसका लाभ होगा? और यदि भाजपा बेटिकट भी उनको करती है तो इसकी कीमत भाजपा को चुकानी होगी। ये तमाम तरह के सवाल आज धनबाद की सियासत में उठ रहे हैं, गूंज रहे हैं और कोलांचल की पॉलिटिक्स में धुआं धुआं होता दिख रहा है। एक तरफ अरूप चटर्जी और अरूप चटर्जी के साथ अघोषित रूप से भाजपा और एनडीए के नेताओं का साथ, अरूप चटर्जी के साथ भाजपा एनडीए के दूसरे जो नेता हैं उनका साथ, और दूसरे तरफ ढुल्लू महतो। लेकिन यह जो तलवार खींची है कहां तक जाएगी देखना होगा। इतना साफ है कि धनबाद की सियासत में ढुल्लू महतो पिछड़ी जातियों का एक मजबूत चेहरा बनकर जरूर आए हैं। उन पे आरोप है 400 करोड़ रुपए की संपत्ति का, लेकिन बेनामी संपत्ति का। लेकिन याद रहे कुछ इसी तरह के आरोप दूसरे तमाम नेताओं पर भी रहे हैं, लेकिन उसे कभी मुद्दा नहीं। प्रिंस खान के साथ उनके कथित संबंधों की चर्चा भी खूब होती है, लेकिन यही दावा दूसरे नेताओं के बारे में भी किया जाता है, लेकिन वह तब सुर्खी नहीं बनता। फिर ढुल्लू महतो के बारे में या ढुल्लू महतो को लेकर इतनी तरह के जब खबरें आती है तो निश्चित रूप से उसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि राजनीति में दूध का दूल्हा तो कोई नहीं है, ढुल्लू महतो भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों की ओर से उन पे आरोप लगाया जा रहा है, सवाल यह है कि क्या वे गंगा जल से धुले हुए हैं? कौन नहीं जानता धनबाद की सियासत में किसके पास कितनी बेनामी संपत्ति है, लेकिन क्या कभी आपने चर्चा सुनी? चर्चा सिर्फ है ढुल्लू महतो की, और इसलिए सवाल खड़ा होता है ढुल्लू महतो क्या पिछड़ा होने की सजा पा रहे हैं? शुक्रिया, नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।